टुडे वी डिस्कस अबाउट गाउस लॉ। पहले तो हम ये जो नेम है, ये नेम में मोस्ट ऑफ बुक्स में ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ ये इंग्लिश के प्लूरल के वर्ड के अकॉर्डिंग जो डबल एस होता है, इसलिए यहाँ सिर्फ ये सिंबल कोमा का यूज किया है, एस नहीं लगाया है। ये जो गाउस लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत फंडामेंटल और जनरल रिजल्ट है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एप्लीकेशन के बारे में है। हम गाउस लॉ का जनरल रिजल्ट डिराइव करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सिंपल एप्लीकेशन के नोशन को कंसीडर करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक ऐसी सिमेट्रिकल सिस्टम ली है। ये हमारा एक स्फीयर है, जो स्फीयर की रेडियस आर है। ये स्फीयर है, ये उनकी रेडियस यार है, आर है, और ये स्फीयर के सेंटर पर पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। जो पॉजिटिव चार्ज का हमें मालूम है, ये पॉजिटिव चार्ज होता तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही डायरेक्शन में है। और ये स्फीयर की सरफेस, जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैपिटल एस है। और मैंने ये सरफेस एरिया पर एक बहुत छोटा सा सरफेस एलिमेंट डेल्टा एस ये सर्कल कंसीडर किया है। ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर की सरफेस पर छोटा सा सरफेस एलिमेंट यानी कि डेल्टा एस, ये जो मैंने सर्कल से ड्रॉ किया है, ये सरफेस एलिमेंट जो सरफेस एरिया पर है वो भी आर दूरी पर ही होगा। और ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल होती है। हम जानते हैं कि क्लोज सरफेस में हमें दो नॉर्मल अवेलेबल होते हैं, एक इनवर्ड नॉर्मल भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन क्लोज सरफेस में हम ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल को एरिया की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने जो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, उनकी डायरेक्शन भी ये आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो ये क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी रेडियली आउटवर्ड है ये डायरेक्शन में, और ये जो एरिया एलिमेंट है उनकी डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड ही यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन भी होगी। और हम किसी भी जगह पर अगर यहाँ यह छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट लेंगे तो उनकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी, और वहाँ जो रेडियस वेक्टर होगा ये उनकी डायरेक्शन भी ये होगी। यानी कि ये सरफेस एरिया एस की किसी भी सरफेस पर ये छोटे से सरफेस एरिया और उनके ये जो आउटवर्ड है क्यू के आउटवर्ड रेडियस वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन एक ही रहेगी। आगे हमें इसका एप्लीकेशन करेंगे। पहले हम ये छोटे से सरफेस एरिया एलिमेंट है उसके फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये छोटे से जो सरफेस एरिया एलिमेंट है उसके फ्लक्स को हम बोल देते हैं डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू सरफेस एरिया डेल्टा एस, ऐसे हम लिख देते हैं। और आगे हम लिखते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स के लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और जिस सरफेस एरिया पर जिस जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ से हमारे चार्ज का डिस्टेंस के स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये रेडियस वेक्टर जो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, यानी कि ये रेडियस वेक्टर यूनिट वेक्टर आर कैप इंटू डेल्टा एस। ये डेल्टा एस की जो डायरेक्शन है वो भी यूनिट वेक्टर के एलोंग ही होगी। ये डायरेक्शन में यहाँ लिख देता हूँ। ये दोनों डायरेक्शन एक ही है, हम जानते हैं वेक्टर नोटेशन में आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। यानी कि सेम डायरेक्शन हो तो ये डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है। यानी कि मैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को
ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा एस। ये दोनों डायरेक्शन सेम होने के कारण उनकी डॉट प्रोडक्ट 1 हो गई, इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये छोटे से सरफेस एरिया एलिमेंट है डेल्टा एस, उनमें से जो फ्लक्स लीकेज हो रहा है डेल्टा फाई ये है, और ये जो टोटल सरफेस है, ये टोटल सरफेस में जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हम फाई बोलेंगे, और ये टोटल फ्लक्स फाई ये छोटे से सभी सरफेस एरिया एलिमेंट में जो फ्लक्स है उनके समेशन के इक्वल होगा, यानी कि सिग्मा डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, यहाँ में ये जो टोटल फ्लक्स लेने के लिए हमें सारे के सारे सभी सरफेस एरिया एलिमेंट का सिग्मा करना पड़ेगा समेशन ऑल डेल्टा एस। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ऑल डेल्टा एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर डेल्टा एस, यानी कि मैं टोटल फ्लक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये समेशन में कांस्टेंट है इसलिए मैं उसे बाहर लिख देता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर सिग्मा ऑल डेल्टा एस देयरफॉर फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर। हम देखते हैं कि एक सरफेस एरिया एलिमेंट का सरफेस हमने डेल्टा एस कंसीडर किया है। ये स्फीयर में सारे के सारे जो सरफेस एरिया हो गए ये डेल्टा एस, ये स्फीयर की सारी भी कर्व्ड सरफेस पर ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, ये सभी डेल्टा एस मिलकर ये स्फीयर का सरफेस बनाएगा, यानी कि ये डेल्टा एस का टोटल स्फीयर पर समेशन एस के इक्वल आएगा एस, इसलिए हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर, और ये सरफेस एरिया यानी कि ये स्फीयर का सरफेस एरिया हमें डेफिनेशन से पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ से 4 पाई आर स्क्वेयर और ये 4 पाई आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इसलिए फाइनली आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो जनरल रिजल्ट हमें मिला उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउस के लॉ के नाम से जाना जाता है, और किसी भी सिस्टम में हम जो ये सरफेस कंसीडर करते हैं ये सरफेस को गाउसियन सरफेस बोला जाता है, और ये जो हमें रिजल्ट मिला उसके स्टेटमेंट यानी कि गाउस लॉ के स्टेटमेंट को ऐसे बोला जाता है, किसी भी सिस्टम में जो किसी भी क्लोज्ड गाउसियन सब सिस्टम है वो सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो गाउसियन सरफेस से एनक्लोज जो चार्ज है वो चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इक्वल होता है। और अगर किसी सिस्टम में चार्ज ही ना हो यानी कि एनक्लोज चार्ज अगर जीरो है, यहाँ चार्ज ही ना हो, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो मिलता है। हमने जो गाउस का लॉ डिराइव किया उसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सबसे पहला ये इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to total charge enclosed by Gaussian surface divided by permittivity of vacuum। यहाँ खास इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी गाउसियन सरफेस में इनर साइड चार्ज होना चाहिए, अगर चार्ज जीरो होगा तो ऐसे केस में फ्लक्स भी जीरो होगा। यह समझने के लिए हम यहाँ एक ऐसी सिंपल गाउसियन सरफेस लेते हैं, ऐसी सिलिंड्रिकल सरफेस। ये सिलिंड्रिकल सरफेस को हमने 3 सरफेस में उसको डिवाइड किया है। ये उसकी सरफेस नंबर 1 उसको हम S1 बोल देते हैं, ये सरफेस नंबर 2 उसको S2 बोल देते हैं, ये S1 और S2 उसकी ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, और ये तीसरी ये दोनों सरफेस मिलाकर जो ये टोटल सरफेस है
उसको सरफेस नंबर 3 बोल देते हैं और हमेशा कंसीडर करते हैं कि ये सिलेंडर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में उसकी एक्सिस रहे, ऐसे हमने ये सिलेंडर रखा है। यानी कि ये जो सरफेस है तीसरी सरफेस S3, ये S3 सरफेस के किसी भी सरफेस एलिमेंट के लिए ये सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री पर होगी। यानी कि S3 के लिए जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये 90 डिग्री मीन्स 0। लेकिन ये सरफेस जो S2 है उनमें जो फ्लक्स होगा ये डायरेक्शन उनकी ये S2 के आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एलोंग है, और ये एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाती है। इसलिए इसका फ्लक्स S1 इज इक्वल टू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -E, और ये सरफेस एरिया S1, और ये जो सरफेस S2 है वहाँ का फ्लक्स, यहाँ मैं फ्लक्स लिखता हूँ φ1, और ये φ2 इज इक्वल टू E इंटू ये सरफेस एरिया S2। ये हम देखते हैं कि दोनों सरफेस एरिया S1 और S2 एक ही है, इसलिए ये दोनों सरफेस एरिया S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S बोल देते हैं। यानी कि हमारा फ्लक्स φ1 होगा -E इंटू S और फ्लक्स φ2 होगा E इंटू S, यानी कि टोटल फ्लक्स φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू 0। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करता है, लेकिन ये जो गॉसियन सरफेस है उसमें कोई एनक्लोज चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लक्स 0 होता है। हमने जो ये गॉस के लॉ की डिस्कस की, ये दो सिंपल केस के सिंपल केस के बारे में डिस्कस की, लेकिन ये गॉस का लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरल रिजल्ट है और किसी भी सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल है, और किसी भी सरफेस के लिए हम ये लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम अब गॉस के लॉ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो गॉस का लॉ है ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए ट्रू है। यह सरफेस किसी भी शेप की हो या किसी भी साइज की हो। ये जो गॉस के लॉ में राइट साइड हमें चार्ज मिलता है वो गॉसियन सरफेस के इनर साइड होना चाहिए। यानी कि राइट टर्म में जो हमें यहाँ चार्ज मिलता है ये फ्लक्स φ इज इक्वल टू Q/ε0, ये Q गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो भी चार्ज है उसी चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमने जो सिस्टम चूज़ की है वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में ऐसी कोई हमें गॉसियन सरफेस चूज़ करें जिसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड चार्ज प्रेजेंट है, तो जो ये लेफ़्ट साइड फ्लक्स होता है ये फ्लक्स हम देख सकते हैं, हम जानते हैं फ्लक्स φ इज इक्वल टू E इंटू S इज इक्वल टू Q/ε0। यानी कि जो ये लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्ज की वजह से होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनके कारण हमें टोटल फ्लक्स मिला है। लेकिन ये जो राइट साइड चार्ज है वो चार्ज सिर्फ इनसाइड के चार्ज होते हैं जो गॉसियन सरफेस के इनर साइड होते हैं। हमने जो ये गॉसियन लॉ में जो ये सरफेस चूज़ की है उसे गॉसियन सरफेस बोला जाता है, और ये गॉसियन सरफेस किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करती है। यानी कि गॉस का लॉ किसी डिस्क्रीट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि किसी भी डिस्क्रीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के हम जब किसी भी डिस्क्रीट चार्ज के नियर बाय एरिया में जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई क्लियरली डिफाइन नहीं होता है और उसे कोई बाउंड नहीं है। लेकिन यह गॉस का लॉ है
ये हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अप्लाई कर सकते हैं। जब हम किसी भी सिस्टम में स्फीरिकल सिमेट्री चूज़ करते हैं तो ऐसे केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिनने में सिंपल आसानी इजी होता है। ऐसे एग्जांपल हमने जो यहाँ कैलकुलेट किया, ऐसे हम किसी भी सिस्टम में गाउसियन सरफेस चूज़ करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो गाउस का लॉ है वो कूलम का लॉ का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है और ये इन्वर्स स्क्वायर पर डिपेंडेड है, क्योंकि कूलम का लॉ इन्वर्स के स्क्वायर डिपेंडेड है। अगर ये लॉ में किसी भी वायोलेशन होता है तो ये बता रहा है कि ये कूलम्स लॉ यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ में भी ऐसे ही वायोलेशन होता है।